ये है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कांग्रेस पार्टी समेत तमाम पार्टियों को चंदा मिला है। उसके बावजूद भी आप लोगों जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करते रहे, घोटाला को लेकर के तमाम चीजों को लेकर के अब एफआईआर की बातें होने लग गई है। देखो, सबसे पहले तो कुलदीप जी आपका सवाल गलत है कि कांग्रेस से लेके तमाम पार्टियों को चंदा नहीं मिला है। चंदा मिला है बीजेपी और उससे जुड़ी हुई जो तमाम पार्टियां हैं उनसे। आप एनालिसिस कर लो, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद निकल के आया है और उसमें भी डेटा 2021 के बाद का आया है, पुराना डेटा बीजेपी ने नहीं निकाला है। अगर वो सारा का सारा डेटा जब से बॉन्ड रिलीज हुए आए तो आप देख लेना 90% बॉन्ड्स सिर्फ बीजेपी को मिले और सारा खेल यही चल रहा है, बॉन्ड्स का ही खेल है। जो कंपनियां बॉन्ड बीजेपी को देती हैं इत्तेफाकन उन्हीं को काम मिल जाता है। अभी एक ताजा जो जानकारी है उसके मुताबिक 50 से ज्यादा दवाइयां टेस्ट में फेल हो गई और इन कंपनियों के बॉन्ड भी बीजेपी को मिले हैं। जब जब इन्हें सरकार से टेंडर मिले उसके एक हफ्ते के आगे या पीछे इनका जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो बीजेपी को मिला है। तो ये एक जो रिश्ता है, जो एक ये आपस की बॉन्डिंग है, ये सबके दायरे में सरकार को भी लाती है और सरकार की जो ये व्यवस्था है इसको भी लाती है। इसके साथ अभी आप देख रहे होगी सेबी चीफ का भी एक मसला मुद्दा काफी गरम रहा कि सेबी चीफ ने जो अडानी जी के ऊपर जांच करी थी तो उसमें सेबी चीफ के भी शेयर जो है वो आपके अडानी जी के उसमें मिले हैं। तो सारा मतलब ये है कि जब हुक्मरान लोग, जब सरकार के लोग जांच के दायरे में खुद आ जाएं तो आप किस पे भरोसा करोगे, किस पे यकीन करोगे। निर्मला सीतारमण जी का भी एक ताजा तरीन मामला चल रहा है, वो भी आपने देखा, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें निर्मला सीतारमण जी एक रेस्टोरेंट के मालिक को धमकाती हुई नजर आई है। अब इसके आगे भी राजनीति काफी गर्मा गई है और वो चर्चा का विषय बनी हुई है। ठीक है प्रोफेसर जी, जब से बेंगलुरु कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं उसके बाद से लगातार कई बड़े नेता, चाहे वो आपके सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है मनु सिंघवी जी ने भी कहा है उनको तो इस्तीफा तक दे देना चाहिए। देखो साहब, पहले जो परंपरा थी वो ये थी कि अगर किसी मंत्री के ऊपर इस तरह का कोई आरोप लगता था तो वो मंत्री नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया करता था, जिससे कि जांच में कोई विघ्न ना हो और जांच में निष्पक्षता बनी रहे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, पिछले 10 साल से जब से बीजेपी सत्ता में है तब से इस्तीफा देने का चलन खत्म हो गया। आप देखो, हेमंत सोरेन जी के जेल भेजा गया ईडी के जरिए, हालांकि वो निर्दोष साबित हुए लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक है, इसी तरीके से और भी तमाम नेता रहे, इसमें नीतीश कुमार जी भी हैं, जब वो रेल मंत्री बने थे और रेल हादसा हुआ तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। और भी तमाम नेता, पहले लाल बहादुर शास्त्री जी भी देते रहे और ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है। लेकिन मोदी जी ने सिर्फ एक चीज यहाँ पे सीखी है या समझी है या जनता को समझाई है कि गलतियां अगर विपक्ष का कोई नेता करेगा तभी उसके ऊपर जांच बैठेगी और तभी वो दंड का भागी बनेगा, और अगर गलतियां बीजेपी का कोई नेता कर रहा है तो पूरी मशीनरी उसको बचाने में लग जाती है साहब, सारी की सारी मशीनरी। अब आप एक उदाहरण देख लो सेबी चीफ का, उसके मामले को कितना दबाया गया, अडानी के मामले को देखो कितना दबाया गया। अब आते हैं निर्मला सीतारमण जी के ऊपर, उनके ऊपर जो आरोप लगे वो कतई बहुत गंभीर आरोप है और इस तरीके का आरोप अगर किसी वित्त मंत्री या किसी भी मंत्री के ऊपर लगता है तो बहुत शर्म का विषय है। और मेरे हिसाब से निर्मला सीतारमण जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो गलत नहीं है तो इस्तीफा दे, जांच में शामिल हो, जांच में सहयोग करें। किस बात उसी में आ रहा हूँ, वसूली का मतलब अवैध तरीके से पैसा ऐंठने का कई तरीके के तमाम आरोप के बाद जो है बेंगलुरु कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिए। देखो, अगर इस मामले में सत्यता नहीं होती तो बेंगलुरु कोर्ट इस तरह के मामले को संज्ञान में लेता ही नहीं। तमाम वीडियोस हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम एविडेंस हैं जो चीख के गवाही दे रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी इस घोटाले में शामिल है। उन्होंने वसूली करी है, उन्होंने एक्सटॉर्शन भी किया है और एक तरीके से बोला जाए कि जो लोग नहीं क्या बोलते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, जैसे जो मुंबई में हफ्ता वसूली वाला काम चलता है, जो गुंडों की गैंग होती है वो आम आदमी से हफ्ता वसूली करती है और उसके एवज में कहते हैं कि साहब हम तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो उसी तरह का काम
निर्मला सीतारमण जी ने किया है, एक्सटॉर्शन किया है, वसूली करी है जबरन। और इसमें जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों ने जब एक्सटॉर्शन हद से ज्यादा हो गया तो शिकायत करी है। और अब इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि वित्त मंत्री महोदया कितना सपोर्ट करेंगी और केंद्र की सरकार इसमें कितना सपोर्ट ठीक है करेगी। प्रोफेसर जी, एक बहुत बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है। हरियाणा में चुनाव है, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी रणनीति में उतर चुके हैं। जीत से पहले ही, रिजल्ट से पहले ही संकल्प यात्रा निकाल लिया राहुल गांधी जी। देखिए, यात्राएं तो पहले ही निकलेंगी, चुनाव के बाद यात्रा निकालने का कोई प्रश्न है ही नहीं। और ये जो यात्रा निकली है, 3 दिवसीय यात्रा है जहां तक मेरी जानकारी है, तो ये यात्रा हरियाणा की पब्लिक की डिमांड पे निकली है। राहुल जी से काफी लोगों ने पहले रिक्वेस्ट करी थी, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के किसान हैं, जो वहाँ के नौजवान हैं, जो अग्निवीर बेरोजगार हैं, और इसके अलावा जो महिला पहलवान वगैरह हैं, इन सब लोगों ने कहा था कि हरियाणा का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा था जो भारत जोड़ो यात्रा में छूट गया था। तो 2 दिन 3 दिन जितने दिन राहुल जी से संभव हो उतने दिन वो यात्रा करें। और कल ये यात्रा शुरू होगी और इसको लेके हरियाणा की जनता के बीच में बहुत अच्छा उत्साह है, युवा बहुत उत्साहित है, किसान बहुत उत्साहित है। और ये यात्रा जब जब राहुल गांधी जी ने इस तरह की यात्रा करी है, आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ क्रांति हुई है। अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो जब पेपर लीक का मामला राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा के दौरान उछाला था, तभी आप देखो कि वो पेपर लीक का जो कांड है वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और योगी जी को मानना पड़ा कि यहाँ साहब पेपर लीक हुआ और उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। हार के डर से तो ये यात्रा नहीं निकाली गई है। अब हार का डर तो साहब ये तो बीजेपी बेहतर बताएगी किसे है। और अगर हार का डर होता राहुल गांधी जी को तो राहुल गांधी जी सड़क पे क्यों निकलते। राहुल गांधी जी का तो सीधा स्लोगन है, वो संविधान की किताब में हाथ में रखते हैं और उन्होंने सबसे कहा है डरो मत। डरना उनकी डिक्शनरी में नहीं है और डरना किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता की डिक्शनरी में नहीं है। ये डरने का, हारने का, माफी मांगने का काम बीजेपी के लोग करते हैं, क्योंकि शुरू से ये लोग यही काम करते आए हैं। पहले ये गलत काम करते हैं, फिर उसके बाद माफी मांगते हैं और डर के छुप जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका उदाहरण ठोकर कह रही है जो मैं इस बार 80 से ज्यादा सीटें लाने वाला हूं। मैं तो कह रहा हूँ जी, सारी की सारी सीटें आप ही ले आओ। चुनाव करवा क्यों रहे हो? राष्ट्रपति शासन लगा दो, हिटलर शाही लगा दो। ये तो जनता तय करेगी श्रीमान जी कि कितनी सीटें बीजेपी ला रही है, कितनी कांग्रेस ला रही है। और जो बीजेपी की बी टीम बन के तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो जजपा हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो और तमाम जो निर्दलीय उम्मीदवारों को लड़ाया जा रहा है, तो जो अभी ताजा सर्वे आया है वो साफ तौर से बता रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नहीं रहेगा। जैसे पिछली बार जजपा को 10 सीटें मिल गई थी, इस बार आर पार का चुनाव है। जनता या तो बीजेपी को वोट दे रही है या कांग्रेस को वोट दे रही है। और चूंकि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, बीजेपी ने 10 साल जनता की जो भलाई है उसके लिए कोई खास काम नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन की तिजोरियां भरी हैं। तो जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, तो इन तमाम मुद्दों को लेके इस बार कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी, जो हमारी पार्टी है वो हमलावर है बीजेपी के ऊपर और जनता हमें सपोर्ट कर रही है। जनता का सपोर्ट हमारे साथ है। इस यात्रा से क्या फायदा मिलने वाला है आप लोगों को? देखिए, जब भी कोई जन यात्रा होती है और पब्लिक के बीच में आप कनेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोगों के पास आपकी नीतियां पहुंचती हैं। और जब जब इस तरह की यात्राएं हुई, महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कई यात्राएं करी हैं, तो उससे फायदा मिला ना देश को। देश आजाद हुआ, ब्रिटिश हुकूमत का सूपड़ा साफ हुआ, बहुत बड़ा योगदान रहा इन यात्राओं का। उसी तरीके से जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद न्याय यात्रा करी और उसके बाद भी तमाम फुटकर तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तो उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। जो कांग्रेस पार्टी का संदेश जो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा था, वो संदेश पहुंच रहा है। और हरियाणा में खास तौर से इस तरह की यात्रा का और सामाजिक चेतना का बहुत जो है मुझे लगता है बहुत जरूरत है। और ये जो 3 दिन की राहुल गांधी जी की यात्रा हो रही है, ये मील का पत्थर साबित होगी साहब हरियाणा। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।